कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत और जवान लड़की मे से, जो अपने सपने में चीयर लीडर परफॉर्मेंस में शानदार प्रदर्शन कर रही होती है। वो एक बेहद कठिन छलांग लगाती है और पूरी भीड़ उसकी तारीफ में तालियां बजाने लगती है। लेकिन उसकी टीम के साथ ही उसे गिरते हुए रोकते नहीं, जब तक कि वो मंच से टकरा कर गिर नहीं जाती। उसका घुटना टूट जाता है और खून से लथपथ होकर उसका मीठा सपना डरावने दुःस्वप्न में बदल जाता है। रोते हुए जब मे बिस्तर पर से उठती है तो उसके चेहरे पर खून और आंसू फैले होते हैं, क्योंकि अब वो अपनी आंखें खो चुकी होती है। दूसरी तरफ स्लीप डेमन के आंखों वाले रेत घड़ी में एक नई आंख जुड़ जाती है। 50 साल बाद एना नाम की एक लड़की, जिसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, अपने गांव में अपनी दादी के घर रहने आती है। दरवाजा खोलने वाली महिला, जो अब अंधी हो चुकी है और काले चश्मे लगाए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग मे ही है। वो खुशी से अपनी पोती एना का चेहरा सहलाती है और उसे घर का माहौल दिखाती है। दीवार पर जब एना अपनी जवान और खूबसूरत दादी मे की तस्वीर देखती है तो उसे उसकी किस्मत पर अफसोस होता है। यही वही घर है जहां उसकी मां पली बढ़ी थी। इस बात ने एना को और साथ ही एना की मां की मौसी भी। हालांकि वो एना से पहली बार मिली थी, लेकिन पहली नजर में ही पहचान गई कि एना बिल्कुल अपनी मां के जवान दिनों जैसी दिखती है। तभी ऊपर वाले मंजिल से सीढ़ी चढ़ने की मशीन जैसी आवाज आई, जिसे सुनते ही पैटी का चेहरा सख्त पड़ गया। वो अचानक डर कर वहां से जल्दी चली गई। लेकिन जब मे को पता चला कि पैटी आई थी तो वो पूरी तरह सामान्य रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। खाना खत्म करने के बाद एना अकेले जंगल में टहलने चली गई। रास्ते में वो झील के किनारे पहुंची, जहां उसकी उम्र के दो लोग मिले, जूली और शॉन। उन्होंने एना का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे ठंडी बियर पिलाई। बातों बातों में जब उन्हें एना की कहानी पता चली तो शॉन, जिसने भी अपने माता पिता को खोया था, उससे गहरा जुड़ाव महसूस करने लगा। तीनों ने झील में नाव पर एक खुशहाल दोपहर बिताई। लेकिन लौटते वक्त एना की नजर अचानक जंगल में खड़े एक बहुत पुराने ऊंचे विशाल पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ पूरी तरह सूख चुका था, फिर भी गिरा नहीं था। ध्यान से देखने पर एना ने पाया कि उस पेड़ के तने पर उसकी दादी मे का नाम खुदा हुआ था। वहां कुछ देर रुकने के बाद उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी और वो जल्दी से घर लौट आई। रात को जब वो अपने कैमरे की तस्वीरें देख रही थी तो उसे दादी के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। डरते हुए उसने चुपचाप ताले के छेद से झांका और देखा कि मे जमीन पर घुटनों के बल झुकी हुई थी, मानो किसी रहस्यमय पूजा या प्रार्थना में लगी हो। उसी वक्त मे दरवाजे तक पहुंच गई। एना धीरे से पीछे हटी और अपनी सांसें रोक ली। अंधेरे में खड़ी मे के बिखरे बाल, खाली और गहरे गड्ढों जैसी आंखें उसे बेहद डरावना बना रही थीं। वो धीरे धीरे एना की तरफ बढ़ने लगी, जिससे एना का डर और बढ़ गया। वो तो सांस लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन कुछ ही पलों बाद मे वापस अपने कमरे में लौट गई। एना ने राहत की सांस ली। अगले दिन एना को एक पुरानी किताब मिली जो 50 साल पहले की यादों से भरी थी। उसमें मे ने अपनी बहन पैटी के बारे में गुस्से और नफरत भरे शब्द लिख रखे थे। एना हैरान और परेशान थी, इसलिए वो सच्चाई जानने पैटी के पास पहुंची। बातों बातों में पैटी ने उसे मे के अतीत के बारे में सब कुछ बताया। पता चला कि जवान दिनों में मे स्कूल की सबसे चमकदार और मशहूर लड़की थी, पर असलियत में वो बहुत स्वार्थी, ठंडी और घमंडी थी। वो अपने साथियों को परेशान करती, यहां तक कि उन्हें बुली करती थी। शायद उसी के कर्मों ने उस छोटे कस्बे के स्लीप डेमन को क्रोधित कर दिया और तभी से वो अंतहीन दुःस्वप्नों में फंस गई। एक ऐसी रात आई जब उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए खो दी। हालांकि एना ये सब सुनकर डर गई थी, फिर भी रात में उसे गहरी और मीठी नींद आई। कुछ समय बीतने पर जूली और शॉन उसके अच्छे दोस्त बन गए। तीनों ने झील के पास पुल पर मिलकर शराब पीने और मस्ती करने का प्लान बनाया। शुरुआत में माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे शराब का असर बढ़ा, शॉन का बर्ताव बिगड़ने लगा। वो यहां तक गया कि मे का वॉकर उठाकर पुल के नीचे फेंक दिया। फिर उसकी नजर सड़कों पर रोलर स्केट खेल रहे एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ा। लड़का डरकर भागा, लेकिन शॉन ने उस पर बियर की बोतल फेंक मारी, जिससे वो गिर पड़ा और घायल हो गया। शॉन ने उस बच्चे को पकड़ लिया और घसीटते हुए आगे बढ़ गया, जबकि जूली ने उत्साह में पूरा दृश्य मोबाइल से शूट किया। एना का दिल दहल गया, लेकिन वो डर के कारण कुछ बोल नहीं पाई। एना बस डर के मारे सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती रही। शॉन का संतुलन बिगड़ा और उसने गलती से उस बच्चे को पुल से नीचे धक्का दे दिया। तेज चीख के साथ वो बच्चा नीचे गिरा। उसके हाथ पैर टूट गए और हड्डियां उसकी चमड़ी को चीर कर बाहर निकल आईं। ये दृश्य देखकर एना का दिल दहल उठा। उसका शरीर कांपने लगा। तीनों ने उसे तुरंत उठाया और अस्पताल के बाहर तक पहुंचा दिया। लेकिन शॉन और जूली डर गए। उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उस घायल बच्चे से झूठ बोलने को कहा कि वो खुद फिसलकर गिर गया था। सिर्फ एना का दिल नहीं माना। वो गाड़ी से उतरी और खुद उस बच्चे को अंदर ले जाकर इलाज करवाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यही तो उसके बुरे सपनों की असली शुरुआत थी।
बेचैन और डर से भरी ऐना अपने मन को शांत करने की कोशिश करती रही। ध्यान, मेडिटेशन, यहां तक कि तेज हैवी मेटल म्यूजिक भी सुनने लगी, लेकिन उसके दिल में बैठा डर और पछतावा कहीं नहीं गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बच्चा दरअसल पैटी का पोता था। जब पैटी को सच्चाई पता चली तो उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, बल्कि अपने चेहरे के पुराने जख्मों को सहलाते हुए अपने पोते को बदला लेने का रहस्य सिखाया। वो बोली, जो भी तुम्हें सताए, आधी रात को उस व्यक्ति का नाम उस पुराने पेड़ के तने पर खुद दो, फिर देखना न्याय खुद चलकर आएगा। और उसी रात लंबे समय से शांत पड़ा स्लीप डेमन फिर से अपने शिकार की तलाश में जाग उठा। अब डर और दुःस्वप्न का तूफान आने वाला था। उसी वक्त आखिरी जीवित पीड़ित मे को भी अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। वो डरी हुई थी, पर फिर भी उसकी आंखों में एक हल्की उम्मीद झलक रही थी। सोई हुई ऐना को पता नहीं चला कि उसके बिस्तर के पास एक नया रेत घड़ी सैंड टाइमर रखा हुआ है। अंधेरे में स्लीप डेमन का साया उभरा। उसने अपने नए शिकार की गिनती शुरू कर दी। जब ऐना नींद से जागी तो खुद को फिर उसी कार में पाया जहां उसके माता पिता के टूटे हुए शव खून से लथपथ पड़े थे, और दूर बैठा एक खरगोश का खिलौना कैमरे में यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। हर बार जब तेज रोशनी चमकती और बुझती, आसपास का नजारा पल भर में बदल जाता। कभी वो सड़क के बीचों बीच होती तो कभी किसी भूतिया किले के अंदर। वही खरगोश का खिलौना अब हाथ में धारदार चाकू लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल वो खिलौना अचानक सफेद खरगोश में बदल गया, जो ऐना को नीचे पुल की ओर ले जाने लगा। आसमान से खून की बारिश होने लगी और दृश्य फिर बदल गया। अब वो घने जंगल के बीचों बीच थी, जहां एक ताबूत धीरे धीरे उसके सामने आकर रुका। उसने अंदर झांका तो उसमें पड़ी लाश कोई और नहीं बल्कि ऐना खुद थी। अचानक उसके ऊपर से खून की धाराएं गिरने लगीं, जो पूरे शरीर को ढंक गईं। ऐना जितना भी तड़पती या चिल्लाती, वो उस लाल सागर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो झटके से बिस्तर पर जागी। दिल तेजी से धड़क रहा था। इतना अजीब और डरावना सपना देखकर वो पसीने से भीग गई थी। तभी उसने देखा, मैं हाथों में ऊन की एक गेंद लिए धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रही थी। वो टटोलते हुए सीधे उसी पुराने पेड़ तक पहुंची। जैसे जैसे वो करीब जा रही थी, स्लीप डेमन की मौजूदगी और ज्यादा महसूस हो रही थी। वो किसी अजीब अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी, एक ऐसा अनुष्ठान जो शायद इस श्राप को रोक सके। इसी बीच झील के पास टहल रही ऐना को अचानक शॉन ने जबरदस्ती पकड़ लिया। वो उसे कार में घसीट कर ले गया और तेजी से चलाने लगा। उसका मकसद था ऐना को डराना, ताकि वो सच्चाई किसी से न कहे। बेचैन और डरी हुई ऐना बिल्कुल चुप रही। वो विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। शॉन का चेहरा अब खून से लथपथ था। उसकी आंखों से गाढ़ा लाल खून बह रहा था। कार चलाते हुए उसने अचानक दोनों हाथ छोड़ दिए। इस खतरनाक ड्राइविंग से ऐना डर गई और तुरंत स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की कोशिश की। पिकअप ट्रक भी बुरी तरह हिलने लगा, जिससे गाड़ी के सभी लोग डर के मारे बाएं मुड़ गए, जब तक कि गाड़ी उलट नहीं गई। बीच में बैठे शॉन को समझ ही नहीं आया कि ऐना आखिर किस बात पर पागल हो गई है। उसने गुस्से में उसे डांटते हुए कार से उतर जाने को कहा। भ्रमित ऐना कुछ समझ नहीं पाई और खुद को शांत करने के लिए एक दुकान पर चली गई। लेकिन वहां उसने एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी आंखें नहीं थीं। क्या वह भी उस स्लीप डेमन का शिकार थी? तभी ऐना ने फिर से उस दुर्घटनाग्रस्त बच्चे को देखा। वह आगे बढ़ी, उसके लिए बिल चुकाया और आमने सामने माफी मांगी, लेकिन लड़का उसे देखकर भी अनदेखा करता रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। ऐना जब असमंजस में थी, उसी समय में घर पर किसी अजीब तैयारी में लगी हुई थी। उसने हाथ कांच के जार में डाला और तुरंत उसका हाथ बदबूदार चिपचिपे काले कीचड़ से भर गया। इसी बीच ऐना भी घर लौटकर आराम करने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उसके गद्दे के नीचे मुड़ी तुड़ी काली जड़ें रेंग रही थीं। अंधेरे में बिना आंखों वाला वही छोटा लड़का उसके सामने आ गया, पर ऐना के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह जैसे ही उठकर उसके पीछे भागने लगी, अचानक उसके पीछे उसका दूसरा रूप आ गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने अपने ही मुंह को दोनों हाथों से खींचकर खोल दिया और एक झटके में अपनी जीभ फाड़ डाली। डरी हुई ऐना शीशे के सामने खड़ी हो गई, खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने फिर से देर रात घने जंगल की ओर जाती हुई मे की परछाई देखी। उसी समय शॉन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। अचानक उसने देखा, उसके पीछे उस छोटे लड़के की परछाई दिखाई दी और फिर पल भर में गायब हो गई। शॉन को कुछ समझ भी नहीं आया था कि अचानक उसे एक रहस्यमयी ताकत ने जमीन पर पटक दिया। जब उसने ऊपर देखा तो धुंध के बीच स्लीप डेमन की डरावनी परछाई खड़ी थी। वह और भी हिंसक हो चुका था। उसने शॉन के शरीर को जबरदस्ती नियंत्रित किया, जिससे वह बेतहाशा एक ओर से दूसरी ओर टकराता गया, यहां तक कि पास की मशीनों से जा टकराया और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब शॉन की आंख खुली तो वह दहशत में भर गया। वह जल्दी से वहां से भाग निकला।
पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास जिंदा रहने का समय अब बहुत कम बचा है। सिर्फ शॉन ही नहीं, जूली भी अब अजीब घटनाओं का शिकार होने लगी थी। वह जब स्विमिंग पूल में खेल रही थी, अचानक उसे पानी में कुछ नरम सा महसूस हुआ। जब उसने उसे उठाकर देखा तो वह एक आंख का गोला था, और अगले ही पल पूरे पूल में खून से सनी सैकड़ों आंखें तैरने लगीं। यह दृश्य देखते ही जूली डर के मारे चीख पड़ी, और पल भर में उसका पूरा शरीर खून के लाल पानी में डूब गया। उसी दौरान स्लीप डेमन की परछाई उसके अवचेतन में एक झलक के लिए दिखाई दी, लेकिन शुक्र था कि वह समय रहते होश में आ गई और किसी तरह किनारे तक पहुंच गई। किनारे के पास रखे रेत घड़ी के नीचे से भी गाढ़ा काला खून रिसने लगा। इसी बीच एना, जो अब डर के मारे सोने से भी कतराने लगी थी, उसने देखा कि मैं दीवार पर किसी काले कीचड़ से कुछ अजीब चिन्ह बना रही थी। उसके गुजरने के रास्ते की सीढ़ियां भी उस काले कीचड़ से पूरी तरह ढकी हुई थीं। एना को यह सब कहीं देखा हुआ लगा। वह काला कीचड़ उसने सिर्फ एक ही जगह देखा था, उस पुराने पेड़ के नीचे। वह तुरंत वहां भागी और देखकर हैरान रह गई। पेड़ की छाल पर खुदे थे तीनों के नाम, उसका, शॉन का और जूली का। डर के मारे वह पीछे हटी। तभी मे की परछाई धीरे धीरे उसके पीछे प्रकट हुई, लेकिन उसे एना की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हुआ। मे अपने आप में मग्न होकर पेड़ की जड़ों के नीचे से काला कीचड़ खोदने लगी। एना सीधा जूली के पास पहुंची और उसे स्लीप डेमन की कहानी पूछी, पर जूली ने बताया कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वह भी भयानक सपनों से परेशान थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने भी उसे देखा था। बिना आंखों वाला स्लीप डेमन अब पूरी तरह सामने आ चुका था। दिल में गहरे डर के बावजूद एना को समझ नहीं आ रहा था कि इस बुराई को कैसे खत्म किया जाए। उधर मे के कमरे की दीवारें अब पूरी तरह काले कीचड़ से बने रहस्यमयी चिन्हों से भर चुकी थीं, और उन दीवारों पर लगी तस्वीरों में पेड़ के पीछे स्लीप डेमन की भयानक परछाई झलक रही थी। यह देखकर एना का दिमाग सुन्न हो गया। वह तुरंत लकड़ी के शेड में गई, वहां से कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ती हुई पुराने पेड़ के पास पहुंची। उसने पूरी ताकत से पेड़ पर वार किए, पर जो पेड़ नरम होना चाहिए था वह अचानक इस्पात की तरह सख्त हो गया। एना थक कर गिर पड़ी, लेकिन पेड़ को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। तभी भ्रम की स्थिति में खोखली आंखों वाला स्लीप डेमन फिर से उसके सामने प्रकट हुआ, और एना एक बार फिर अजीब सपनों की दुनिया में फंस गई। यहीं उसे आखिरकार सच्चाई का पता चला। असल में एक लड़का था, विंसेंट। वह कांच की एक कृत्रिम आंख लगाए रहता था, जिसके कारण स्कूल के कुछ निर्दयी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बुरी तरह तंग किया, और एक दिन तो उन्होंने उसे पेड़ से बांधकर उसकी कृत्रिम आंख निकाल दी। इतना ही नहीं, उन दरिंदों ने उस आंख को गुलेल से मारकर उसके सिर पर फेंका, और बेचारा विंसेंट वहीं पर दम तोड़ गया। उसका शरीर मिट्टी और रेत में मिल गया, और उस पुराने पेड़ की जड़ों ने उसकी आत्मा को सोख लिया। वहीं से उसका पुनर्जन्म हुआ। वह अब कोई इंसान नहीं रहा, बल्कि अमर स्लीप डेमन बन गया। अब वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने लौटा था, सभी बुलीज, यातनाकारों से बदला लेने के लिए। क्योंकि उसकी आंखें छीनी गई थीं, इसलिए वह अब उनके शरीर से उनकी आंखें निकाल कर खा जाता था, एकदम वैसे ही जैसे हम्मुराबी के कानून में लिखा है, आंख के बदले आंख। जब एना ने आंखें खोलीं तो वह खुद को एक नाव में पाई। असल में जूली और शॉन ने ही उसे वहां पाया था, और वे दोनों अब उसकी देखभाल कर रहे थे। अब एना के लिए शॉन सिर्फ डर का कारण बन चुका था। उसे देखकर वह तुरंत हाथ हिलाकर शॉन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन का नियंत्रण बाहर हो चुका था और उसने एना को झील में खींच लिया। शुक्र था कि जूली ने बीच बचाव किया, वरना स्थिति और बिगड़ सकती थी। शांत होने के बाद एना ने जो कुछ भी उसने जांच कर पता किया था वह दोनों को बताया। तीनों फिर तुरंत पुराने पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन पागल शॉन ने वहीं पेड़ पर जूली की मां का नाम खुद डाला। जूली इस पर भड़क उठी और गुस्से में आग बबूला हो गई, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह नाम धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि वह कोई बुली नहीं था। फिर भी शॉन शांत नहीं हुआ। जब दोनों लोग वहां से चले गए तो उसने पेड़ के सामने ही अपशिष्ट करने की कोशिश की। तभी अचानक दो सूखे झुर्रियों भरे हाथ ने शॉन को पकड़ लिया। शॉन की चीखें जंगल में गूंज उठीं। खून से लथपथ शॉन ने अपनी आंखें खो दी और पेड़ पर लिखा नाम भी खून में सना गया। डरे हुए शॉन ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन वह शाखाओं से टकरा गया और गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर स्लीप डेमन पूरी तरह संतुष्ट हुआ और शॉन की आंखों को निगल लिया, और आंखों के बालू घड़ी में भी एक और वस्तु जुड़ गई। डर कम करने के लिए जूली ने एना से कहा कि वह उसके साथ सोए। साथ ही उसने एना को सपने में सचेत रहने की तकनीक भी सिखाई। सोने से पहले दोनों लगातार खुद से कहते रहे, मुझे याद है, यह सपना है। फिर जब वे जागीं तो खुद को घने जंगल के बीच पाया, लेकिन उनका अवचेतन मन लगातार उन्हें याद दिला रहा था, यह सब सपना है। भले ही भयानक भ्रम लगातार एना की चेतना को प्रभावित कर रहा था, फिर भी उसने जो कुछ देखा
उसे ध्यान से याद किया। एना सुबह बिल्कुल हतप्रभ और थकी हुई अपने घर लौटी। उसके दिमाग में अभी भी माता पिता का कार्य हादसा, स्लीप डेमन द्वारा गले से निकाल दी गई आंखें और धीरे धीरे खाली होती जा रही बालू घड़ी की यादें ताजा थीं। वह देखती है कि मैं अपने हाथ से उबलते पानी में से अंडा निकाल रही है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ यह सब सिर्फ भ्रम था। फिर जब एना ने मे द्वारा बनाई गई कॉफी पी तो अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सिर्फ संगीत सुनती हुई मे ने खुशी खुशी उसे ऊपर के कमरे तक ले जाकर रखा। साथ ही जूली की बालू घड़ी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जूली पूरी तरह आराम में थी और घबराई नहीं थी, लेकिन स्लीप डेमन गहरी छाया में उसके पास आ गया और अचानक अत्यंत दर्दनाक चोट के साथ जूली की आंखें निकाल दी गईं। स्लीप डेमन ने संतोष से उसे देखा। जूली डर के मारे उठकर भागने लगी, लेकिन फिसलकर गिर गई और बेहोश होकर डूब गई। जूली की घटना खत्म होते ही स्लीप डेमन तुरंत एना के पास प्रकट हुआ। मैं, जिसके हाथ काले कीचड़ से भरे हुए थे, उसके पास आई और जैसे ही करीबी हुई उसने एना को प्यार से देखा। पिछले 50 वर्षों में आंखें खोने के बाद मैं अब पूरी तरह अपने भूल चूक को समझ चुकी थी। अब समय आ गया था कि वह अपने अपराध का प्रायश्चित करे। एना जैसे ही होश में आई तो उसने देखा कि कमरे की दीवारें अजीब रहस्यमयी निशानों और आंखों से भरी हुई थीं और वह खुद हाथ पांव बांधे हुए थी, जैसे कि बलि के बकरे की तरह। केवल मैं ही अपने चाकू के साथ उसके पास खड़ी थी और उसका इरादा था कि अपनी खोई हुई आंखें वापस ले ले, लेकिन एना ने कभी भी उसे ऐसा करने नहीं दिया। एना तुरंत संघर्ष करते हुए जार पकड़ती है और उसकी भौं पर चोट लगती है, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना चाकू उठाकर स्लीप डेमन की सजा देने को तैयार हो जाती है। लेकिन उसने यह नहीं जाना कि कई सपनों का अनुभव करने वाली एना पहले ही समझ चुकी थी कि चाबी कहां है। सिर्फ इतना ही कि हत्या खत्म होने से पहले प्रायश्चित पूरा किया जाए, तभी स्लीप डेमन उसे माफ कर सकता है। और प्रायश्चित करने का तरीका, जैसा कि हैमरलैबी का कानून बताता है, जो भी पड़ोसी को चोट पहुंचाए उसे उसी चोट से दंडित किया जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन कभी कभी बिना रोक टोक वह अपने दोषियों को जमीन पर दबा देता है और उनके छाती पर चाकू घोंप देता है। एना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक निर्दोष लड़की पर इस तरह का अत्याचार हो सकता है। वह संघर्ष करती है और काटने वाला चाकू छीनकर सीधे उस खोई हुई आंख में घोंप देती है। पीछे से आती चीख की परवाह किए बिना वह कमरे में भागती है और हथौड़े से बार बार अपने हाथ और बाजू पर प्रहार करती है, जब तक उसका अंत उस लड़के की तरह न हो जाए। एना अंततः अत्यंत पीड़ा में होश खो बैठती है। स्लीप डेमन इस समय उसके चेहरे पर हाथ रखता है और कुछ बूंदें खून की गिराता है। जब चिंतित पैटी दौड़ती है तो केवल एना का गिरा हुआ शरीर देख पाती है, लेकिन मैं अब भी जीवित थी और दर्द सहकर चाकू खींचती है और नीचे की सीढ़ियों पर गिरती है, जिससे पैटी डर के मारे तुरंत पास जाती है। मैं धीरे धीरे कांपते हुए कई सालों बाद की माफी बोलती है। असल में वह पैटी के चेहरे पर बने निशान का अपराधी थी, लेकिन माफी कह देने से इसका मतलब यह नहीं कि उसने अपनी बहन को माफ कर दिया। जैसे ही एना ने उसे उत्तेजित किया, पैटी और उसकी बहन दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ देते हैं। बैंगनी वस्त्र में मैं पहले से जानती थी कि उसके पेड़ पर के किए गए नाम असल में उसकी बहन ने लिखे थे। इस समय एना केवल हैरानी और चकित महसूस करती है। पहले जिन सपनों का उसने अनुभव किया था वह सब उसकी आंखों के सामने उल्टा चलने लगता है। खून बूंद बूंद वापस लौटता है और उसका अपना शाप भी उगल दिया जाता है। सपनों में दिखे सभी दृश्य धीरे धीरे तबाह होने लगते हैं। स्लीप डेमन विंसेंट आखिरकार अपने खोए हुए कांच की आंखें वापस पाता है। जागी हुई एना ने कभी इतनी सुंदर सुबह का आनंद नहीं लिया, लेकिन भले ही उसके पुराने नाम प्राचीन किताब से गायब हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि नई नामावली नहीं बनेगी। आई फॉर एन आई अमेरिका की 2025 की सबसे नई हॉरर फिल्म है। फिल्म में एना ने हिंसक घटनाओं के बाद अपने दुःस्वप्नों का सामना किया। यह कहानी बदले और अलौकिक डर को जोड़ती है, सशक्त सस्पेंस और तनावपूर्ण माहौल बनाती है। वास्तविकता और सपनों के मिश्रण से धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है और दर्शकों को न्याय और दंड के नैतिक सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपको लगा कि एना का सैंड ग्लास शॉन और जूली के मुकाबले अलग था क्योंकि उसने रास्ते में उस बच्चे से माफी मांगी? इस विषय पर आप कमेंट सेक्शन में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आज की कहानी यहां समाप्त होती है। बाहर जाने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे और भी प्रेरणा मिले। तो हम मिलेंगे अगली कहानी में।